नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव चर्चा का विषय तो बने ही रहते हैं और बिहार में उनकी पॉपुलैरिटी किससे इस समय सबको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पॉपुलैरिटी कभी गिर रही है, कभी बढ़ रही है, यह तो एक राजनीति का हिस्सा है। कभी आपके पक्ष में माहौल होता है, कभी आपके पक्ष में माहौल नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें तो फिलहाल तेजस्वी यादव चेहरे के तौर पर तो बिहार में सर्वाधिक पॉपुलर तो हैं ही। उनके बराबर आप देखेंगे तो केवल प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों की पॉपुलैरिटी भी उनकी पॉपुलैरिटी के आगे इस समय फीकी ही हमको लग रही है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिससे तेजस्वी यादव की राहें आसान होते दिखाई दे नहीं रही हैं। क्योंकि अगर आप तेजस्वी यादव को देखेंगे तो भाई 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उस सरकार में वह उप मुख्यमंत्री थे। लगभग 2.5 साल वहां पर वह उप मुख्यमंत्री है और उनके भ्राताश्री अर्थात तेज प्रताप यादव वह भी उस सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि नीतीश कुमार कमल में रंग भरने लगते हैं और बाजी पलटती है। महागठबंधन बिखर जाता है और नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौट आते हैं। फिर 2019 का चुनाव लोकसभा का साथ लड़ा जाता है एनडीए के माध्यम से, मतलब बीजेपी और जेडीयू वहां पे साथ लड़ते हैं चुनाव। अच्छा, उसमें केवल कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी, बाकी आरजेडी का खाता भी वहां पर नहीं खुला था। उसके बाद 2020 का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक तरीके से आप मानिए कि 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव ने अपने कंधे पर उठाया था। मतलब महागठबंधन को लीड करते तेजस्वी यादव वहां पर दिखाई दिए थे और 75 सीटों की प्राप्ति भी वहां पे आरजेडी को हुई थी। सबसे बड़ी पार्टी उभर कर वहां पर आई थी आरजेडी। उस समय यह भी कहा गया कि अगर कांग्रेस सही तरीके से वहां पर चुनाव लड़ती तो क्या पता नतीजे कुछ और होते। अगर कांग्रेस सही वहां पे प्रदर्शन करती तो हो सकता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नीतीश और बीजेपी साथ थे, ऐसे में सरकार उनकी बन गई। लेकिन 2-2.5 साल बाद फिर समस्याएं वही आई। फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी और चले जाते हैं महागठबंधन के साथ। यह दूसरा मौका था जहां पर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इस दूसरे मौके में उन्होंने एक काम किया जिसकी वजह से युवाओं में तो पॉपुलैरिटी बढ़ती साफ यहां पर दिखाई दी। और वह दूसरा मौका था जब उन्होंने कहा कि भाई अब हम यहाँ पे शिक्षक भर्ती शुरू करने वाले हैं। और फिर टीआरई 1 टीआरई 2 यह 2 एग्जामिनेशन हुए और बिहार में बहुत दिनों बाद शिक्षा के क्षेत्र में इतनी भर्ती होते हमको दिखाई दी। लेकिन 2024 आते आते फिर से नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारते हैं और बीजेपी से जाकर मिल जाते हैं, एनडीए की पुनः सरकार बन जाती है। नीतीश ही मुख्यमंत्री रहते हैं और तेजस्वी बन जाते हैं विपक्ष के नेता। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पे प्रदर्शन उतना शानदार रहा नहीं एनडीए का। एनडीए की तरफ से आप देखेंगे तो भाई नीतीश कुमार और बीजेपी यह दोनों केवल 12-12 सीटें ही जीत पाए थे। तो एक बात स्पष्ट थी कि भाई बिहार में परिवर्तन का माहौल तो बनने लगा था और परिवर्तन के इस माहौल में जो चेहरा सर्वाधिक छा रहा था वह थे तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में एक बात आपने नोटिस की होगी कि वह अब अपने सभी वोट बैंक को लाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जो वोट बैंक हमको पहले मिलता था वही अगर हमको वोट देना शुरू कर दें तो हम सरकार यहां बना सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए बात यह है कि अगर उनको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी है तो केवल अपने खांटी वोट बैंक से यहां पर काम नहीं चलेगा। उनको अन्य वोट बैंक में भी सेंध लगानी पड़ेगी और वह वोट बैंक यहां पर ईबीसी समाज का हो सकता है, सवर्ण समाज का हो सकता है, इसके अलावा महादेव समाज का हो सकता है। इन समाज के वोट अगर तेजस्वी को मिलने शुरू हुए तो वह मुख्यमंत्री के पद पर बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम पॉपुलर चेहरे की बात करें तो तेजस्वी यहां पर सर्वाधिक पॉपुलर हैं। मतलब जहां पर फरवरी में उनकी पॉपुलैरिटी 40% से ज्यादा दिखाई दे रही थी, वही अप्रैल में आते आते यह 35% पे आ गई। लेकिन मई में फिर से उन्होंने पेस पकड़ी है और उनकी पॉपुलैरिटी इस समय 39% के आसपास है। तो बात स्पष्ट है कि भाई पॉपुलर चेहरा तो है, तो फिर बात कहां फंस रही है? क्यों अभी भी तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे इसको लेकर संशय का माहौल बना हुआ है। तो कुछ बातें हैं जिससे आरजेडी को घाटा होते दिखाई दे रहा है और तेजस्वी यादव के लिए भी माहौल जो है वह थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। पहला तो आपने घटनाक्रम देखा उनके पारिवारिक मामले के तौर पर, जहां पर तेज प्रताप यादव और उनके शादी के किस्से जो हैं इस समय पूरे बिहार में गूंज रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने यहां पर तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया। लेकिन क्या तेजस्वी यादव के सामने यह मुद्दा नहीं उठेगा? क्या यादव परिवार के अंदर जो यह कलह चल रही है यह राजनीतिक रूप से आगे नहीं आएंगी?
क्या 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन सब बातों का उपयोग नहीं किया जाएगा? तेज प्रताप यादव रिलेशनशिप में है, इसके विषय में यादव परिवार को नहीं पता था। अगर पता था तो उसके बाद भी तेज प्रताप यादव की शादी क्यों करवाई गई? यह सभी बातें उठेंगी विधानसभा चुनाव में और इससे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बच नहीं पाएंगे। यहाँ तक हो सकता है कि राजनीति यहाँ तक आगे बढ़ जाए कि तेजस्वी यादव के खिलाफ ऐश्वर्या को ही टिकट दे दिया जाए। ऐश्वर्या तेज प्रताप यादव की वाइफ है, जिनसे अभी तलाक का मुद्दा इस समय चल रहा है। और अगर वहां पर टिकट दिया गया, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजनीति में संभव नहीं होता, और बिहार में तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि ऐश्वर्या को टिकट दिया गया तेजस्वी यादव के सामने, तो फिर तो राजनीतिक रूप से माहौल बहुत गर्म हो जाएगा। तो तेजस्वी के सामने सबसे पहली बाधा तो यही है कि भैया वो अपने पारिवारिक कलह को किस तरीके से यहाँ पर शांत करते हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक माहौल यहाँ पर उसका ना बन पाए और उनके खिलाफ एक वोट बैंक ना यहाँ पर क्रिएट हो पाए। ये तो पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है नीतीश कुमार स्वयं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा तो हर जगह हो ही रही है। बिल्कुल उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नीतीश कुमार को खारिज कर सकते हैं। दो ऐसे वोट बैंक हैं जो नीतीश का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। एक ईबीसी समाज का वोट और दूसरा महिला समाज का वोट। क्योंकि महिला समाज के लिए बिहार में जितना नीतीश ने किया है, उतना किसी और राजनेता ने किया ही नहीं है। उसके अलावा ईबीसी समाज को जो सम्मान दिया नीतीश कुमार ने, उस वजह से वो वोट बैंक इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब तेजस्वी कैसे इन दोनों समाज के वोट को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा हुआ है लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल। उस कार्यकाल में महिलाओं की स्थिति के विषय में सभी को पता है, ईबीसी समाज की स्थिति क्या थी इसके विषय में सभी को पता है। ऐसे में क्या वह वोट बैंक तेजस्वी की ओर शिफ्ट होगा? क्या महिलाएं तेजस्वी यादव को वोट देंगी? इसमें संशय है। तो नीतीश कुमार हो सकता है चेहरे के रूप में युवाओं में पॉपुलर ना हो, लेकिन फिर भी जब वोटिंग की बात आएगी उस समय वोट क्या उनके पक्ष में गिरेगा या नहीं गिरेगा, यह तो समय बताएगा। पर नीतीश के पास अपना यह दो कोर वोट बैंक है। यह दोनों कोर वोट बैंक को जोड़ा जाए तो यह वोट बैंक लगभग 70 से 80% का बनता है। तो आप समझिए कि 70 से 80% वोट बैंक में अगर 70% जो है वह यहाँ पर नीतीश को मिलता है, तो तेजस्वी के लिए बचता ही क्या है वहां पर। एक और बात है, वह है प्रशांत किशोर। क्योंकि अगर आप तेजस्वी यादव की राजनीति को देखेंगे तो भाई सीधी बात है, आरजेडी के लिए एम वाई समीकरण हमेशा से कारगर रहा है। लगभग 80% वोट एम वाई समीकरण का इन्हीं को मिलता है। बाकी जो 20% वोट है वो यहाँ पे अन्य पार्टियों को मिलता है। लेकिन प्रशांत किशोर के आगमन से और प्रशांत किशोर जो यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में भी मुस्लिम अपीजमेंट छुपा हुआ है। और मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से अगर प्रशांत किशोर पावरफुल हुए तो वह तेजस्वी का वोट खाएंगे। ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी वह यह तो कह चुके हैं कि भाई महागठबंधन में हमको शामिल कर लो, लेकिन अगर उनको महागठबंधन में शामिल किया गया तो एआईएमआईएम बिहार में अपनी पैठ बढ़ाएगी। क्योंकि 2020 का चुनाव किसी ने नहीं भूला है, जहां पर सीमांचल की 5 सीटें मिली थी एआईएमआईएम को। और अगर यहां पर वह महागठबंधन का भाग बनते हैं तो एक तरीके से उनको मुस्लिम समाज वोट देगा और एआईएमआईएम यहां पर छाएगी। क्योंकि भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा चमका है, उसका भी प्रभाव आपको यहां पर पड़ते दिखाई देगा। तो एआईएमआईएम अगर वह साथ रहेगी तो एस्टेब्लिश होगी, और अगर अलग होकर यहां पर चुनाव लड़ती है तो वह तेजस्वी के एम वाई समीकरण को यहां पर डेंट मारने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि राहें बहुत आसान यहां पर तेजस्वी के लिए हमको दिखाई दे रही हैं। एक और बात है, क्योंकि नीतीश का चेहरा कमजोर है पर उनके साथ बीजेपी भी है और बीजेपी का संगठन भी है, और बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को हमेशा कैच करना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी की कोशिश यही है कि वह राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर बिहार में जरूर जाए। एक तरफ नीतीश के बहाने यह साधने का प्रयास किया जाएगा, भाई देखिए सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है, तो नीतीश के चेहरे के सहारे सामाजिक समीकरण को सहा जाएगा। वहीं पर बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को एड्रेस करेगी, देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है और पाकिस्तान को किस तरीके से हमने घुटनों पर लाया। तो ऐसे में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी वहां पर छाने वाला है, और अगर राष्ट्रवाद का मुद्दा चला तो तेजस्वी के लिए माहौल वहां पर नकारात्मक हो सकता है। तो चेहरे के तौर पर हम भले कह दें कि तेजस्वी यादव इस समय काफी पॉपुलर हैं, पर उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का अंबार उनके सामने नहीं लगा है। पारिवारिक कलह तो चल ही रही है, इसके अलावा वोट बैंक की राजनीति भी तेजस्वी के लिए यहाँ पर माहौल नकारात्मक कर सकती है। तो तेजस्वी को क्या करना चाहिए? तेजस्वी को सबसे पहले युवाओं के बीच में जो उनकी पैठ बढ़ रही है, इस बैठ को और बढ़ाना चाहिए, और प्रशांत किशोर के माध्यम से जो यहाँ पर डेंट पड़ रहा, उस डेंट को काटने की भी कवायद उनको करनी चाहिए। और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उनको पहले तौर पर जो उनके पिताजी के शासन थे,
से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, मतलब उनसे पल्ला छुड़ाना पड़ेगा, अन्यथा यह संभव नहीं है कि तेजस्वी यहाँ पर चेहरे के तौर पे भले पॉपुलर हो जाएं, पर पार्टी के तौर पर क्या वो सरकार बना पाएंगे, इसमें तो मुश्किल मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी समय बताएगा कि बिहार में कौन जीतेगा चुनाव, पर इंटरेस्टिंग है, आने वाले 4 महीने में सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों धनशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।